नमस्ते बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लिनिक। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में एंड न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो एनसीईआरटी ये टॉपिक स्टार्ट करता है सबसे पहले डेफिनेशन से, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो एनसीईआरटी में दो डेफिनेशन है, एक केमिकल डेफिनेशन है और एक जनरल डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन क्या है कि इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, कार्ब मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स पानी। कार्बन के हाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो इसका बेसिक डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि सपोज CX है और हाइड्रेट मीन्स वाटर, अभी मैंने बोला था उसके कुछ Y मॉलिक्यूल है। यहाँ पे X और Y इक्वल भी हो सकता है, X और Y इक्वल नहीं भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कंपाउंड ये फॉर्मूला फॉलो करता है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और कुछ ऐसे भी हैं जो इसको फॉलो नहीं करेगा बट कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं C6H2O6, मतलब यहां पे X और Y बराबर हो गया। दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो हम डेली ही खाते हैं, हर टाइम खाते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज हो गया C12H22O11। अब इसको फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या बोलते हैं, C12H2O11। अब देखो यहां पे X और Y इक्वल बराबर नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का, रैमनोज एज C6H12O5। अब यहां पे आप H2O का फॉर्म नहीं बना सकते हो बिकॉज 5 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब यहां पे ये जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है बट ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। अब फोर्थ एग्जांपल वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज CH3CO2H। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। C2 कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसको हम लिख सकते हैं H2O2। ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैंने आपको 4 एग्जांपल दिखाया, एक जो फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है जहां पे X और Y क्या है, इक्वल है। एक जो फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है बट X और Y इक्वल नहीं है। एक ऐसा कंपाउंड जो फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा बट कार्बोहाइड्रेट है, और एक ऐसा कंपाउंड जो फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको जाने चाहिए, ये जनरल डेफिनेशन है। अब केमिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल डेफिनेशन क्या बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड मतलब इसके पास बहुत सारे OH ग्रुप मिलेंगे, इसके पास या तो अल्डिहाइड मिलेगा नहीं तो कीटोन मिलेगा, और ये सब के सब क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ये उसका केमिकल डेफिनेशन है, ये उसका जनरल डेफिनेशन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशन के बारे में है। अब इसमें ये जो मैंने जो एग्जांपल्स बताए, ये 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए बिकॉज ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है। नेचर में तो लाखों एग्जांपल्स हो सकते हैं बट हमें उन एग्जांपल्स को ज्यादा फोकस करना है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले एक चीज देख लो, मेरे पास एक ईथर लिंकेज है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं,
बिकॉज ये रिएक्शन को जानना जरूरी है, तभी आप आगे के टॉपिक समझ पाओगे। मैं बार बार बोल दूंगा हाइड्रोलिसिस हो गया, ये मिल गया, कैसे मिला ये जरा लॉजिक समझ लो कि यहाँ पे ईथर लिंकेज, मैं क्यों ईथर लिंकेज की बात कर रहा हूं, बिकॉज ईथर लिंकेज ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दो मोनोमर के बीच में जो बॉन्ड्स मिलेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो ईथर लिंकेज होता है। तो कभी भी ईथर को अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराऊंगा, इस O पे H आ जाएगा बिकॉज इसके पास लोन पेयर है, और ये किसी एक R ग्रुप के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ेगा तो उस R ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब ये ऑक्सीजन उस पे डोनेट कर सकता है। मान लो R डैश की तरफ से तोड़ दिया, जैसे देखो रिएक्शन हुआ R O R डैश, ऑक्सीजन ने लोन पेयर किसको डोनेट किया, H प्लस को डोनेट किया, बन के आ गया R O H, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया R डैश। अब मान लो यहां से ये तोड़ने वाला है तो इस R डैश पे कौन अटैक कर देगा, ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, तो मतलब ये हो गया कि R पे भी OH आ गया और R डैश पे भी OH आ जाएगा, बिकॉज कभी भी वाटर अटैक करता है तो OH के फॉर्म में ऐड होता है। तो लॉजिक ये है कि ईथर लिंकेज को हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दो अल्कोहल मिल जाएंगे, मतलब दोनों एंड से आपको OH मिल जाएगा। अब इस लॉजिक को हम आगे यूज करने वाले हैं। अब लॉजिक क्या है वो सुनो, कि मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में। अब यहां पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिले, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया कि अगर सपोज मुझे एक ही मिला, मतलब आपका हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे हम, मोनोसैकेराइड्स। और अगर हाइड्रोलिसिस करने पे 2 to 10 मिल गया, 2 से 10 मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑलिगोसैकेराइड्स। अगर केवल 2 मिलेगा, इसका स्पेशल केस, अगर 2 मिला तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइसैकेराइड्स। जैसे मैंने बोला था सुक्रोज, सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड्स। और अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिले, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिले, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीसैकेराइड्स। तो हमारे सिलेबस में 2 मोनोसैकेराइड्स है, स्पेशली एक पे ज्यादा फोकस किया गया, ग्लूकोज। डाइसैकेराइड्स हमें 3 पढ़ना है, एक पढ़ना है सुक्रोज, एक पढ़ना है लैक्टोज, और एक पढ़ना हमें माल्टोज, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स भी 3 पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से आगे आएगा। तो ये है नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। 3 टाइप में क्लासिफाई किया, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स में हमें क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, ये बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो कार्बोहाइड्रेट को 2 फैमिली में डिवाइड किया गया, एक है एल्डोज फैमिली और एक है कीटोज फैमिली। एल्डोज फैमिली में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलता है और कीटोज फैमिली में कीटोन फंक्शनल ग्रुप मिलता है। जैसे मान लो मेरे पास 3 कार्बन एटम का कार्बोहाइड्रेट है, तो जनरली इसका जो जनरल नेम होगा वो क्या होगा, ट्रायोज। ट्रायोज अगर कोई बोलेगा इसका मतलब है ट्राई मीन्स 3, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। अब इसके अंदर अब 2 फैमिली है, ये एल्डोज में भी मिल सकता है, ये कीटोज में भी मिल सकता है। तो अगर एल्डोज में मिलेगा तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, एल्डो ट्रायोज, और इसके अंदर क्या मिल जाएगा, कीटो ट्रायोज। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन है
और अल्डिहाइड है तो इसका जनरल नेम क्या लिखेंगे हम, एल्डो हेक्सोज। और इसी के जगह पे फ्रक्टोज का एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है बट उसके अंदर कौन है, कीटोन है, तो इसको क्या लिखेंगे, कीटो हेक्सोज। तो लॉजिकली बेसिकली लॉजिक ये है कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एल्डोज फैमिली में और कीटोज फैमिली में। बाकी तो मैंने नाम लिखने का आपको तरीका बता दिया कि जितने कार्बन है उसके आगे एल्डो या कीटो लगा के हम ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि वो अल्डिहाइड फैमिली का है या कीटोन फैमिली का है। बाकी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको आना चाहिए। एल्डो हेक्सोज किसको बोलते हैं, कीटो हेक्सोज किसको बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है ग्लूकोज का प्रिपरेशन। तो अभी मैंने बोला था देखो ग्लूकोज तो मोनोमर है, ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर है, तो हमें कहां से मिलेगा, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ग्लूकोज का जो 2 चीज बहुत जनरल है, एक है मेरे पास सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना हुआ है, तो सुक्रोज बना हुआ है ग्लूकोज से एंड फ्रक्टोज से, अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा और डी ये सब आगे आएगा, और बना हुआ है ये बीटा डी फ्रक्टोज। यहां पे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इन दोनों के बीच में ईथर लिंकेज है। मैं थोड़ा यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इन दोनों के ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो अभी मैंने बोला था हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाए, मतलब एक तरफ से दोनों तरफ OH OH आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, सुक्रोज को करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने से हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुन लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज ये लीवो रोटेटरी होता है। मैं रोटेटरी नहीं लिख रहा हूं, डेक्स्ट्रो लीवो लिख दिया। मतलब ये है कि ये कंपाउंड प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा, ये कंपाउंड भी कुछ प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा, और फ्रक्टोज जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 सॉल्यूशन में कौन है, केवल t इक्वल टू 0 का मतलब जस्ट स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में मेरे पास कौन है, सुक्रोज है, और सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है। एट t इक्वल टू सम टाइम t डैश, आफ्टर कुछ समय मान लो, या मान लो कि पूरा का पूरा सुक्रोज टूट गया, उस केस में मान लो, कोई भी टाइम आप मान लो। तो अब यहां पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होगा। 1 मोल सुक्रोज से 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज मिलता है। अब इसका जो रीडिंग है, मैं अप्रॉक्स डाटा बोल रहा हूं, 45 या 46 के जैसा होता है। ये कुछ प्लस 46 डिग्री का रोटेशन करता है। अब ये क्या मतलब है डिग्री का, तो उसके लिए आपको ऑप्टिकल रोटेशन आना चाहिए, या ऑप्टिकल रोटेशन हमने पढ़ा होगा। बाकी एनसीईआरटी में डाटा पे दिया हुआ है, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, बस इसी के आसपास है। और ये जो है ये -93 के आसपास है, -93 के आसपास है, 91 या 93 ऐसे कुछ है। तो देखो दोनों इक्वल अमाउंट पे बना, ये बोलता है कि लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 46 डिग्री पर रोटेट करो, और वो बोलता है लाइट को कि तुम, लाइट मतलब पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, कि वो लाइट को बोलता है कि वो आप एंटी क्लॉकवाइज में उल्टे डायरेक्शन में घूम जाओ 93 पे। तो ओवरऑल क्या दिखेगा, ये ज्यादा घुमाएगा, ज्यादा घुमाएगा तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन जो होगा वो निगेटिव बिहेव करेगा, मतलब लीवो रोटेटरी बिहेव करेगा। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम inversion of sugar. This phenomenon is called as inversion of sugar. तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है
इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो कोई पूछे क्या होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो रहा है। सॉल्यूशन मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी से कहां जा रहा है, मेरा सॉल्यूशन जो है वो लीवो रोटेटरी हो गया, मेरा सॉल्यूशन जो है वो लीवो रोटेटरी हो गया। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो प्रिपरेशन में क्या है, मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं। सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यह आ गया कि इसमें सॉल्यूशन का इन्वर्जन होता है, मतलब नेचर, ऑप्टिकल नेचर चेंज हो जाता है। डेक्स्ट्रो से सॉल्यूशन कहां पहुंच गया, लीवो में पहुंच गया। और ये जो फेनोमेनन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये था पहला मेथड। और ग्लूकोज कहां मिलता है, अब खुद सोचो, ग्लूकोज कहां मिलता है। तो क्या खाते हैं, चीनी खाते हैं, नहीं तो चावल वावल खाते हैं, आलू खाते हैं, उसके अंदर मिलता है। तो बेसिकली क्या है, इन सब के अंदर, राइस के अंदर में और पोटैटो के अंदर में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। बट स्टार्च और सुक्रोज में क्या फर्क है, तो स्टार्च एक पॉलीमर है, मतलब इसके अंदर तो भर भर के ग्लूकोज मिलेगा, बहुत सारा ग्लूकोज मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो एनसीईआरटी में देखना यहाँ पे NH2O लिखा हुआ है, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लगेगा। और जो स्टार्च होता है वो केवल अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, मोनोमर है, उसी का पॉलीमर कौन है, स्टार्च है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। तो ये भी वही रिएक्शन है, ऑलमोस्ट वही रिएक्शन है कि इस बार हमने किसको हाइड्रोलिसिस किया था, सुक्रोज को किया था, इस बार हम स्टार्च का कर रहे हैं। लॉजिक वही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना है, एसिडिक वाटर डालना है, काम हो जाएगा। तो ये था प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है, बट इसमें जितने भी रिएजेंट्स हैं वो पीछे वाले चैप्टर्स में आ चुके हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो अल्केन का प्रिपरेशन होगा, कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जो कार्बोनिल कंपाउंड का होगा, उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले मैं ग्लूकोज का यहाँ पे फीसर प्रोजेक्शन लिख देता हूं, बाकी रिएक्शंस में मैं बार बार ये स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा। बाकी याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि ग्लूकोज में देखो 6 कार्बन है, एक कार्बन तो अल्डिहाइड पकड़ के बैठा हुआ है, लास्ट वाला कार्बन अल्कोहल CH2OH है, बीच में 4 OH है। अब इसमें नंबरिंग करोगे तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो थर्ड पोजीशन पे OH बस उल्टा हो जाता है, बाकी सारे OH जो है वो राइट हैंड साइड में मिलता है। अगर आपके पास कौन है, डी ग्लूकोज है, मैं इसको डी ग्लूकोज लिख रहा हूं, बाकी क्या मतलब है आगे आ जाएगा। तो बस ये याद रखना, थर्ड पोजीशन पे OH उल्टे साइड में है, बाकी सबका OH सेम साइड में है, ऊपर में CHO, नीचे में CH2OH। अब यहां पे हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यहां पे हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के रिएक्शंस हैं। ठीक है, पहले कोशिश करते हैं इसमें 4 रिएक्शन लिखने का। सबसे पहला रिएक्शन, सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता था, अब सब लोगों को स्ट्रक्चर पता करना था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन किया गया। अब ये जो रिएजेंट है ये अल्केन चैप्टर का है। अब इस रिएजेंट का खासियत है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या करता है, इसके सामने आप अल्डिहाइड डालो, कीटोन डालो, कार्बोक्सिलिक एसिड डालो, एस्टर डालो, अल्काइल हैलाइड डालो, अल्कोहल डालो, ये सबको अल्केन में कन्वर्ट करता है विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन का आप कंपाउंड डालोगे उतने कार्बन का ही आपको क्या मिलेगा, आपको अल्केन मिल जाएगा। तो जब ग्लूकोज पे किया गया ये रिएक्शन तो यहां पे नॉर्मल हेक्सेन मिला, बिकॉज एक कार्बन पे अल्डिहाइड है, बाकी हर कार्बन पे OH है। मैंने अभी क्या बोला, अल्कोहल डालो, अल्डिहाइड डालो, कीटोन डालो, एसिड डालो, एस्टर डालो, ये सबको क्या करेगा, अल्केन में कन्वर्ट करता है।
तो सारे कार्बन को उसने हाइड्रोजन दे दिया, तो सबके सब कन्वर्ट हो गए, तो सबके सब कहाँ मिल गए, अल्केन में कन्वर्ट हुआ ना, तो सबके सब कार्बन क्या है, एक लाइन में है। तो ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है कि नॉर्मल हेक्सेन मिल गया, कौन सा बड़ा बात है, लेकिन उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उनको पता है, इसलिए आज हमें ये पता है कि ये ऐसे मिलता है। तो नॉर्मल हेक्सेन वाले रिएक्शन से क्या कंफर्म हुआ, ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड linearly। मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है। एक काम हो गया, अब पता करना था इसमें अल्डिहाइड है या कीटोन है। कार्बोहाइड्रेट था, पता करना था अल्डिहाइड है या कीटोन है। अब अल्डिहाइड के रिएक्शंस के लिए यहां पे दो रिएक्शंस कराए गए, एक NH2OH, ठीक है, और एक HCl। मैं अल्डिहाइड के लिए बात नहीं करूंगा, पता करना है ना अल्डिहाइड कीटोन, कोई कार्बोनिल कंपाउंड तो है इसके पास। तो NH2OH करने पे यहाँ पे ऑक्साइम मिला। अब ये NCERT में कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमोनिया डेरिवेटिव C डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ऑक्साइम के केस में मैं इतना बोल देता हूं, ये वाला जो कार्बन है वो CH डबल बॉन्ड NOH में चला जाएगा, बाकी उसका सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। इस पूरे को मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, बाकी में कुछ चेंज नहीं हुआ। और जब HCN से रिएक्शन किया गया तो CH OH CN, मतलब एक साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ। तो एक में ऑक्साइम मिल रहा है और एक में क्या मिल रहा है, साइनोहाइड्रिन मिला। तो इन दो रिएक्शंस ने ये कंफर्म किया कि हाँ चलो ग्लूकोज के अंदर में कार्बोनिल कंपाउंड तो है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप तो है। अल्डिहाइड कीटोन आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्लूकोज NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, बिकॉज इस रिएक्शन को करने के लिए अल्डिहाइड ग्रुप का अच्छे खासे कंसंट्रेशन में होना जरूरी है। और आगे हम पढ़ेंगे कि पानी के अंदर में फ्री अल्डिहाइड ग्रुप बहुत कम अमाउंट में मिलता है, लो कंसंट्रेशन में मिलता है, जिसके कारण से ये रिएक्शन नहीं दे पाता है। तो ना तो ये रिएक्शन देगा और ना ही 2,4-DNP टेस्ट देगा। तो कभी भी ग्लूकोज आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। ये दोनों टेस्ट हैं कार्बोनिल ग्रुप को पहचानने का कि किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। जिस भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड 2,4-DNP टेस्ट देता है। तो ये टेस्ट आपका ग्लूकोज नहीं देता है, बट उसके जगह पे हाइड्रोक्सिलामाइन और HCN के साथ रिएक्शन करके उसने ऑक्साइम दिया और क्या दिया, साइनोहाइड्रिन दिया। इन दोनों रिएक्शन से इतना पता चल गया कि हाँ ग्लूकोज के अंदर में क्या मिलता है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने रिएक्शन किया ब्रोमीन वाटर के साथ। अब ब्रोमीन वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हर एक रिएजेंट बहुत केयरफुली चूज किया गया। अब ब्रोमीन वाटर जो है उसका स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है, बट ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ब्रोमीन वाटर में एक अल्डिहाइड था, वो अल्डिहाइड चला गया कहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर थे वैसे ही रह गए। चलो मैं पूरा स्ट्रक्चर ही लिख देता हूं, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रह गए, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ऐसा बोलते हैं कि जब ग्लूकोज के साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन किया गया तो इसमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड मिला। ठीक है, क्या मिला यहाँ पे, ग्लूकोनिक एसिड मिला। तो इस रिएक्शन से ये कंफर्म हुआ कि हाँ भाई अल्डिहाइड ग्रुप तो है, बिकॉज ब्रोमीन वाटर जो है ना तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है और ना ही ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। तो इस रिएक्शन से ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर में कौन है, अल्डिहाइड ग्रुप है। क्या क्या पता चला, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, और उस कार्बोनिल ग्रुप में से भी जो है वो कौन है, अल्डिहाइड है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, मैं यहां पे ग्लूकोज ही लिख देता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन में उन्होंने कराया यहां पे HNO3 के साथ। ठीक है, अब जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है वो, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या करता है, तो ये टर्मिनल अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। CHO
को ये CO2H में ले जाएगा और टर्मिनल अल्कोहल को भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो जब ग्लूकोज पे, मैं फिर से यहां पे स्ट्रक्चर लिख देता हूं, CHO, CH2OH, OH, H, OH, OH, 3 OH एक तरफ, एक OH एक तरफ। तो जब ग्लूकोज पे HNO3 से रिएक्शन किया गया तो यहां पे सैकरिक एसिड मिला, ऊपर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे में एक कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी 4 वैसे ही रह गए। इसको क्या बोलते हैं? सैकरिक एसिड। तो सैकरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक कार्बोक्सिलिक है तो ग्लूकोनिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सैकरिक एसिड। अब इस रिएक्शन ने क्या कंफर्म किया कि हाँ भाई यहां पे एक टर्मिनल अल्कोहल भी है, 1 टर्मिनल अल्कोहल है यहां पे, मतलब एक प्राइमरी अल्कोहल है। इस रिएक्शन से ये पता चला। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन था वो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो अल्कोहल चैप्टर में हमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसको हम एसाइलेशन बोलते हैं, कि अगर अल्कोहल को हम एसिड क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराया गया तो यहां पे पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। क्या मिला हमें? पेंटा एसीटेट। कैसे मिला? तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। ग्लूकोज के अंदर में 5 OH हैं, हमें अभी पता है, उस टाइम पे नहीं पता था। तो CH2OAC, OAC मतलब एसीटेट। बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूं, इधर से OH, इधर से OH में से H गया और उधर से CH3CO, ये लिंकेज बनने वाला, इसी को हम शॉर्ट में OAC बोल रहे हैं, OCO-CH3। तो CH2OAC यहां पे रहा, बाकी यहां पे 4 OH थे तो यहां भी OAC आया, यहां भी OAC आया, OAC, OAC। कितने एसीटेट आ गए? 5। तो जब ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन ने ये कंफर्म किया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 5 OH है, और जो पेंटा एसीटेट है वो बहुत स्टेबल बना। बहुत स्टेबल मतलब स्टेबल बना। तो इस स्टेबल का मतलब ये था कि किसी भी कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं होगा। तो एक कार्बन में हमें पता है अल्डिहाइड है, बाकी बचा कितना? 5 कार्बन, 5 कार्बन 5 OH, मतलब हर कार्बन पे एक एक OH होगा, उसमें से एक टर्मिनल पता ही चल गया था, तो बाकी 4 कार्बन पे 4 OH को अरेंज किया गया। तो इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चला। लास्ट रिएक्शन में फिर से बोल रहा हूं, जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला कि पेंटा एसीटेट जो है वो स्टेबल है। अब इसका मतलब क्या है? तो अल्कोहल चैप्टर में हमने एक पढ़ा हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन है बेसिकली, कि कार्बोनिल कंपाउंड पे जब हम पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो जेम डायोल बनता है जो कि जनरली अनस्टेबल होता है। केवल क्लोरल कंपाउंड्स या कुछ लिमिटेड केसेस में ही वो स्टेबल होता है। तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, मतलब जेम डायोल्स आर अनस्टेबल। तो यहां पे जो पेंटा एसीटेट बना, मतलब 5 एसीटेट आया और वो स्टेबल हुआ, इसका मतलब जिससे ये बना है उसके पास भी तो 5 अल्कोहल होगा, और वो भी तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, तभी तो ये आगे रिएक्शन दे रहा है। तो इस रिएक्शन ने ये कंफर्म किया कि 5 अल्कोहल है और पांचों अल्कोहल ही अलग अलग कार्बन पे है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो हमने क्या क्या रिएक्शंस में देखा? रेड फॉस्फोरस प्लस HI ने क्या कंफर्म किया? तो सारे कार्बन एटम लीनियरली कनेक्टेड है। हाइड्रोक्सिल अमाइन और HCN ने क्या कंफर्म किया? तो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप है। Br2 वाटर ने कंफर्म किया कि वो अल्डिहाइड है। HNO3 ने कंफर्म किया कि एक टर्मिनल अल्कोहल भी है। बाकी ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और एसिटिक एनहाइड्राइड ने कंफर्म किया कि 5 OH है और पांचों ही अलग अलग कार्बन पे है। तो ये रिएक्शंस था। नेक्स्ट अपने पास है DNL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। हाथ से पेन छूट गया था। अब देखो, मेरे पास एक रेफरेंस स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड स्मॉलेस्ट एल्डोज CHO
CH2OH OHNH। एक ही कार्बन कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये दो फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, CHO CH2OH, यहां पे OH और यहां पे H। अब रूल क्या है कि अगर अल्डिहाइड में या किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन अगर टॉप पोजीशन पे है एंड लास्ट कायरल कार्बन सेंटर, यहां तो एक ही है तो यही लास्ट हो गया। ग्लूकोज में तो कितने 4 कायरल कार्बन है, तो जो लास्ट कायरल कार्बन है उसको देखना है। लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH जो है वो राइट हैंड साइड में है तो बोलेंगे ये D फॉर्म है, और अगर OH मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या बोलेंगे, L फॉर्म में है। ये D और L का है। अब इसको हम बोलते हैं D एंड L कॉन्फ़िगरेशन को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कि इसको देख के कंपेयर करो। अब मान लो मेरे पास जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सपोज ऐसा है, CH2OH OH OH H OH H OH H and H, ठीक है। अब इसका जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन वो टॉप पोजीशन पे है। मोस्ट ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा, अल्डिहाइड कीटोन ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जो लास्ट कायरल कार्बन है इस पे OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, तो बोलेंगे ये कौन हो गया, डी ग्लूकोज है। अब इसका जो मिरर इमेज होता है वो L ग्लूकोज है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, तो इसका जो मिरर इमेज है, CHO अपनी जगह पे रहा, CH2OH भी अपनी जगह पे रहा, बाकी यहां पे OH है, यहां पे OH है, यहां पे OH है, यहां पे OH है, H H H and H, ये स्ट्रक्चर बना। तो अब देखो यहां पे केवल एक कार्बन को रोटेट करने से L फॉर्म नहीं मिलेगा, पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे ये मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है, ये लास्ट कायरल कार्बन है। अब इस पे OH कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बोलेंगे ये कौन हो गया, L ग्लूकोज है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि डी ग्लूकोज दिया हुआ है, L ग्लूकोज बनाना है तो इस कार्बन को घुमा के रख दो। नहीं, आपको हर कार्बन को घुमाना पड़ेगा, बिकॉज D एंड L फॉर्म्स आर इनेंसियोमर्स, मतलब एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये पेयर ऑफ क्या है, ये इनेंसियोमर्स है। तो एक रिलेशन याद रखिएगा, D एंड L फॉर्म फॉर एनी कंपाउंड, इवन वो अमीनो एसिड्स में भी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनेंसियोमर्स बोलेंगे। तो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कोई भी आपको कार्बोहाइड्रेट दिखे, मोनोसैकेराइड्स के केस में यूज करोगे आप, मोनोसैकेराइड्स दिखे सबसे ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, अल्डिहाइड है तो ऊपर, कीटोन है तो दूसरे पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे अमीनो एसिड्स में जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर होना चाहिए। तो अब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को आप ऊपर भेज दो, सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन पे जाके देखो, OH में हाई प्रायोरिटी कौन है, OH है अकॉर्डिंग टू CIP रूल। हाई प्रायोरिटी वाला राइट हैंड साइड D फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड L फॉर्म। अगर यहाँ पे अमीनो एसिड होता तो NH2 होता, H होता, तो उसमें हाई प्रायोरिटी कौन है, NH2, राइट हैंड साइड तो D फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड तो L फॉर्म। ये रूल है D एंड L कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब एक रिएक्शन में पहले डिवाइड कराता हूं कि अगर कभी भी कार्बोनिल ग्रुप पे अगर मैं 1 मोल अल्कोहल का रिएक्शन कराऊं एसिडिक मीडियम में, तो यहां पे हेमी एसिटल या हेमिकीटल बनता है, मतलब एक OH बन जाएगा, एक OR बन जाएगा, बाकी 2 ग्रुप तो पहले से ही है। तो देखो ग्लूकोज में, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहां पे ग्लूकोज का ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, और 5th पोजीशन का OH, ये इस पे अटैक करने जा रहा है। तो जब ये इस पे अटैक करेगा, तो मैंने अभी क्या बोला था, मैं फिर से रिएक्शन को लिख देता हूं जो पहले था, C डबल बॉन्ड O पे अटैक होगा, किसका, अल्कोहल का अटैक होगा, तो C एक OH ग्रुप बनाएगा,
एक OR ग्रुप बनाएगा, बाकी 2 बॉन्ड्स नॉर्मल रह जाएंगे। तो इस OH ने इस पे अटैक किया, तो देखो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब प्लानर है, प्लानर है मतलब OH ऐसे भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं कि इधर अबव द प्लेन से गया तो इस कार्बन पे एक OH आया और ये O जाके उससे कनेक्ट हो गया, और अगर इस साइड से अटैक हुआ तो ये OH इधर आया और इस कार्बन के बीच में O से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं कैसे बनेगा। कि मेरे पास ये एल्डिहाइड है, OH H OH OH CH2OH H H OH NH। ये अल्कोहल इस पे अटैक करने वाला, ये डबल बॉन्ड टूटने वाला है। 2 पॉसिबिलिटी, अगर इस साइड से अटैक करता है, मान लेते हैं तो देखो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट होने वाला है, तो नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेते हैं कितने बीच में आएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बनने वाला है, जिसमें एक ऑक्सीजन भी है। ये ऑक्सीजन जाके इससे कनेक्ट होने वाला, इस कार्बन को मैं वो बना देता हूं। अब देखो इस पे कौन कौन आएगा, एक H आएगा और एक कौन आएगा, OH। मान लेते हैं OH नीचे गया तो H ऊपर चला गया। बाकी इन 3 पोजीशन को कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना इस वाले कार्बन पे OH उल्टा जाएगा। तो ये रहा OH, यहाँ पे OH उल्टा हो गया, यहाँ पे OH, और ये क्या रहा, इस कार्बन पे कौन है, CH2OH है। तो ये बन गया। अब अगर इसका उल्टा अटैक होगा तो ये OH उधर चला जाएगा, मतलब OH नीचे की जगह ऊपर बनेगा, फिर से वही है 6 मेंबर रिंग ही बनेगा। तो OH ऊपर बन गया, H नीचे चला गया, बाकी किसी स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ने वाला है। CH2OH और यहाँ पे कौन आ गया, OH। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म इंट्रोड्यूस होगा। क्या टर्म इंट्रोड्यूस होगा कि अगर हम OH को, अच्छा पहले तो नाम देख लेते हैं। 6 मेंबर रिंग बना, उसको बोलते हैं पाइरेन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है तो क्या बोलेंगे, पाइरेनोज, ठीक है। किसका पाइरेनोज है, तो ग्लूकोज का है। अब अगर OH पोजीशन नीचे की तरफ हो तो इसको बोलते हैं अल्फा, और OH अगर ऊपर की तरफ हो तो क्या बोलते हैं इसको हम, बीटा। ये नाम लिखने का तरीका है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्फा। किससे बना ये, तो ये डी ग्लूकोज से बना, तो अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। कुछ लोग यहाँ पे प्लस भी लिखते हैं दिखाने के लिए कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म है। अब यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, सॉरी, बीटा डी कंप्लीट नेम लिखते हैं प्लस ग्लूको पाइरेनोज। और ये जो दोनों फॉर्म है ये रिवर्सिबल होता है, रिएक्शन अटैक वाला जो रिएक्शन होता है। तो ये फॉर्म उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये फॉर्म इसमें भी जा सकता है, और ये फॉर्म इसमें भी आ सकता है थ्रू दिस इंटरमीडिएट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज इनटू ईच अदर इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। इस प्रोसेस के थ्रू दोनों एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो सकता है, बट पहले अल्फा पहले ग्लूकोज का साइक्लिक नहीं बना के पहले ओपन बनाएगा, और ओपन से फिर कहां जाएगा, बीटा। बीटा हो सकता है यहां से यहां जाए, फिर वो यहां से यहां भी जा सकता है। अब यहां पे एक टर्म आएगा कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। और डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट स्पेशली एल्डोज अगर अपने फर्स्ट पोजीशन पे, कीटोज के केस में वो सेकंड पोजीशन हो जाएगा, कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट अपने फर्स्ट पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा जहां भी सेम मॉलिक्यूल लगे, भले वो फ्रक्टोज में लगे, चाहे वो ग्लूकोज में लगे, चाहे वो गैलेक्टोज में लगे, चाहे वो मैनोज में लगे, अल्फा बीटा का मतलब होता है आपस में एनोमर होंगे। तो 2 कार्बोहाइड्रेट अगर फर्स्ट पोजीशन पे डिफर करता है, स्पेशली ग्लूकोज जैसे एल्डोज वाले के लिए, तो उनको हम एनोमर बोलेंगे, और किसी और कार्बन पे डिफर करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, इपीमर बोलेंगे।
ठीक है। जैसे ग्लूकोज का इपीमर दो इंपॉर्टेंट है, एक है मैनोज जो कि सेकंड कार्बन पर डिफर करता है, और एक है गैलेक्टोज जो फोर्थ कार्बन पर डिफर करता है। तो ऐसे बोलते हैं ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 इपीमर एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 इपीमर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर मैंने पहले बोला था, फिर से दिखा देता हूं। यहां पे कौन से पोजीशन से अटैक हो रहा है? फिफ्थ पोजीशन से अटैक हो रहा है। ये कौन सा पोजीशन है? तो फिफ्थ पोजीशन का OH किसके कारण बना? तो C5 का OH और किसके बीच में? अल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। अब दो तरीके से हो सकता है, इसलिए एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। बाकी अल्फा बीटा को पहचानने का तरीका यही है, नीचे की तरफ OH लिखोगे फर्स्ट पोजीशन पे तो उसको हम अल्फा बोलेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे OH अगर ऊपर हो गया तो क्या बोलेंगे? उसको हम बीटा बोलेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटी है। क्या डिफरेंस है वो देख लो। CH2OH C डबल बॉन्ड O, बाकी नीचे के चार जो कार्बन हैं वो एकदम एक जैसे हैं, OH OH H OH H एंड H। तो केवल पहले दो पोजीशन को आप देख लो। वही आपका डिफर करता है ग्लूकोज में। अब देख लो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, इन दो कार्बन को भूल जाओ, बाकी नीचे के सब एक जैसे ही है फ्रक्टोज में। तो क्या होता है, फिर से यहां पे देखो कौन सा अटैक करेगा, तो फिर से यही ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा। ये कार्बन भी sp2 है, तो इस बार अटैक होगा तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना। अब ये कार्बन को मैं पकड़ लेता हूं, ये वाला। अब इस पे क्या हो सकता है? OH या तो नीचे जाएगा, और नहीं तो अगर यहां पे इस साइड में देखो OH आपका ऊपर हो सकता है। बाकी सब अपनी जगह पे ही है। ये OH अगर नीचे है तो ये OH ऊपर हो गया, और यहां पे कौन आ गया? CH2OH। 1 2 3 4 और यहां पे एक CH2OH। वैसे यहां पे ये H नहीं होगा, यहां पे ये CH2OH होगा। बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दो, OH OH और ये क्या हो गया? CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपके NCERT में। अब देखो फिर से मैंने फर्स्ट पोजीशन पे OH नीचे लिखा तो क्या लिखूंगा? अल्फा, और यहाँ पे OH मैंने ऊपर लिखा तो क्या लिखूंगा मैं? बीटा। जनरल नेम क्या लिखेंगे? तो इस बार 5 मेंबर रिंग बना तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूरेन बोलते हैं। तो इसको हम फ्यूरेनियोज के नाम से जानेंगे। तो देखो अल्फा हो गया। अब ये जो होता है वो, अब इसका भी कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ऊपर में है, कीटोन तो फर्स्ट पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। लास्ट कायरल कार्बन पे OH कहां पे है? राइट हैंड साइड। तो डी फॉर्म अल्फा डी माइनस, देखो लिवो रोटेटरी होता है। किसका रिंग है? तो फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टो, और क्या नाम लिखेंगे? फ्यूरेनोज। और इधर में होगा बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। बट इसके स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके लिखिएगा, तब जाके आपको आएगा। अदरवाइज नहीं, मैंने ड्रॉ कर दिया आपको नहीं होगा। अब जहां से भी पढ़ो, लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपने पास है डाइसैकेराइड्स, मतलब जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। तो देखो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करना। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिंकेज, कैसे बनता है और कौन बनाता है। मेरे पास 3 है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पहला वाला सुक्रोज है, क्या याद रखना है वो पहले देख लो। तो सुक्रोज इज मेड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज।
अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, इन दो को मिला दो आपको सुक्रोज मिल जाएगा। अब अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, तो इसका होगा C1 कार्बन और इसका क्या होगा C2 कार्बन, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। देख लो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ये वाला ये C2 लिखा हुआ है, ये फ्रक्टोज का रिंग हो गया, और ये ग्लूकोज का ये क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 और 2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप गया काम से, फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप गया काम से, कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं हो पाया। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज जो बना होता है ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज, मैं यहीं से लिख देता हूं जो आपके ऑलरेडी डायग्राम में है, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। किसके बीच में बनेगा, तो ग्लूकोज का देख लो कौन सा पोजीशन है 4th, और गैलेक्टोज का कौन है 1, मतलब ये C1 और C4 लिंकेज बनता है। और माल्टोज के केस में ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज ही है, यहां भी 1 पोजीशन है और कौन सा पोजीशन है 4 पोजीशन है, तो यहां भी C1 एंड C4 है, बट ये अल्फा लिंकेज है और ये बीटा लिंकेज है, बस इतना डिफरेंस है। तो आपको ये याद रखना है कौन सा मोनोमर है कौन सा लिंकेज है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन बनता है कि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलते हैं जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। बाकी जितने भी डाइसैकेराइड्स है सारे ये टेस्ट देते हैं सुक्रोज को छोड़ के, क्यों, बिकॉज उन दोनों में से किसी भी मोनोमर का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फ्री नहीं है। इसमें देख लो इसका फर्स्ट पोजीशन तो फ्री है ना, फर्स्ट पोजीशन पे तो अल्डिहाइड होता है, इसका भी फर्स्ट पोजीशन क्या है फ्री है। तो एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज। तो सुक्रोज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। किसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग, तो जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट अपने पास है पॉलीसैकेराइड्स, 3 एग्जांपल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो है ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है, बस फर्क ये है कि स्टार्च जो है वो प्लांट में मिलता है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में मिलता है। दोनों का बनाने का तरीका, दोनों का मोनोमर, दोनों का ब्रांचिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर ग्लाइकोजन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब स्ट्रक्चर देख लेते, सुनो, तो मैं स्टार्च के लिए बात करता हूं, वही चीज आप ग्लाइकोजन पे भी चिपका देना। स्टार्च इज मेड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मेड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और जो सेलुलोज है वो बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। हम क्या खाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये एनर्जी सोर्स है, खाओगे तो एनर्जी मिलेगा। और बीटा डी ग्लूकोज हम खाते नहीं है, ये इससे हमें क्या मिलता है, ये आपको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देगा। कहां मिलता है, तो प्लांट सेल वॉल में मिलता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है ये लीनियर पॉलीमर है, ये जो है वो लीनियर पॉलीमर है, इसके अंदर केवल अल्फा 1,4 लिंकेज मिलता है। और ये जो है इसके अंदर लीनियर पॉलीमर भी मिलता है, लीनियर को बोलते हैं हम एमाइलोज, और ये बना होता है अल्फा 1,4 लिंकेज से। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्रांच्ड होगा उसको बोलते हैं हम एमाइलोपेक्टिन, और एमाइलोपेक्टिन बना होता है अल्फा 1,6 से। स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूं, देखो ये जो लीनियर दिखाई दे रहा है ये अमाइलोज है, ये जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। किसके कारण से बना हुआ है, तो अल्फा 1,4 से बना हुआ है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको क्रॉस ऊपर नीचे जो कनेक्शन हो रहा है ये ब्रांचिंग हो गया, ये अमाइलोपेक्टिन है, और ये जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो स्टार्च में आपको ये जानना है कौन बनाता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज।
पहला पॉइंट। दो पार्ट है, लीनियर चेन, ब्रांच चेन। लीनियर को बोलते हैं अमाइलोज, ब्रांच को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज बनता है अल्फा 1,4 से, अमाइलोपेक्टिन बनता है अल्फा 1,6 से। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। इतना इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए। और बीटा डी ग्लूकोज जो है ये खाने होने के काम में नहीं आएगा, ये सेल वॉल मेम्ब्रेन से बनाने के काम में आता है, स्ट्रक्चर देता है, बिकॉज बीटा डी ग्लूकोज आर मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें एक ही तरह का लिंकेज है, इसमें जो भी लिंकेज है वो कौन है, अल्फा 1,4 लिंकेज है, और ये लीनियर पॉलीमर होता है। बाकी कोई पूछे ग्लाइकोजन, सब कुछ शेप दो, कौन सा, स्टार्च वाला, बस बोल देना, प्लांट की जगह एनिमल बोल दो, काम हो गया। और एक लाइन और बोल देना, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है स्टार्च से, मतलब उसके अंदर भी ब्रांचिंग लीनियर सब मिलेगा। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट। अब इसके बाद बच जाता है क्या, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। मेजर जो है विटामिन के केस में तो आपको एक टेबल याद करना है, उसमें बहुत कुछ समझाने का है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अमीनो एसिड्स एंड क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और कोशिश करूंगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो और अपने कलीग्स के साथ शेयर करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।